में अब इलेक्शन होने वाले हैं। तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाला है, आसाम में इलेक्शन होने वाला है, केरला में, वेस्ट बंगाल में, और बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। इनका नतीजा क्या होने वाला है, क्या लगता है, और अगर नतीजा भाजपा के पक्ष में गया तो उसका नतीजा क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति क्या है आज के दिन। अभी तो ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहता है कि हमारा जो डेटा है, जो सरकार अपना डेटा आर्थिक स्थिति के बारे में देश के सामने रखती है, उसमें थोड़ा सा खोट भी है, ऐसा कहा जा रहा है, और रोज़गार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, और साथ साथ में विदेश नीति में क्या हुआ है। अब की बार ट्रंप सरकार, तो लगता नहीं है कि ट्रंप सरकार अब की बार हमारे पक्ष में है, और उसका क्या प्रभाव होगा। 50% टैरिफ्स भी लग चुके हैं। हमारी कई इंडस्ट्रीज़ पे बहुत प्रभाव भी पड़ा है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे खास तौर पे, जेम पे, टेक्सटाइल्स पे, और भी ऐसी कैसी, लेदर पे, कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो उसका प्रभाव 2026 में क्या पड़ेगा। तो इसलिए हमारे साथ 3 ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को, उनको बहुत जानकारी है। सबसे पहले तो जयति घोष जी, आपका स्वागत। आप डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हो, पब्लिक इंटेलेक्चुअल हो, और आपने मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, जेंडर एंड डेवलपमेंट में बहुत काम किया है। आपने वहाँ पढ़ी हैं, पीएचडी आपने कैम्ब्रिज से लिया, आपने जेएनयू में पढ़ाया, और फिर आपने मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, एमहर्स्ट में, वहाँ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएनडीपी की, अंकटैक्ट की वहाँ एडवाइस भी देती रही हैं, राज्य सरकारों को भी एडवाइस भी देती रही हैं। तो और नेशनल नॉलेज कमीशन की आप मेंबर भी रही। न्यूज़पेपर में आप पे आर्टिकल आते हैं तो हम बड़े गौर से देखते हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। जयमिनी जी, आप हमारे कॉलेज से हैं, सेंट स्टीवन से, और फिज़िक्स से आप पढ़ के फिर आप डिप्लोमेसी में चले गए, और MIT में आपने अपनी डिग्री ली, फिर PhD टफ्ट्स में हुआ, और 1976 में आप IFS में आए। और मैं देख रहा था आपका जो बायोडेटा, देख रहा था कि 11 साल तो आपने वर्ल्ड बैंक में काम किया, और फिर आप जॉइंट सेक्रेटरी कैपिटल मार्केट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी आपने काम किया। तो आपकी वहाँ भी रुझान आपका रहा, एटॉमिक एनर्जी में भी आपने काम किया 1980 में, और एम्बेसडर यूरोपियन यूनियन के। फिर आप 1-2 साल मेरे ख्याल UK में भी आप हाई कमिश्नर रहे। तो आपका भी बड़ा स्वागत है। सिद्धार्थ जी, मैं आपके बारे में कहने लगूं तो 5-7 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने अमेरिका में, आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया में आप डिग्री ली, NYU में आपने पढ़ाया, और साथ साथ में आप फाउंडिंग मेंबर द वायर के भी हो। 2004 में आपने हिंदू ज्वाइन किया। तो कई आपको पुरस्कार मिल चुके हैं। ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट चिली का, जो बड़े कम लोगों को मिला है, वो भी आपको मिला है 2006 में। रामनाथ गोयनका अवार्ड। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जयति जी, आपसे शुरू करेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति आज के दिन 2026 में अगर हम देखना चाहें, क्या रहेगी? नाजुक। अच्छा, अगर एक शब्द में आप पूछना चाहते हैं तो नाजुक। क्योंकि जो IMF ने अब बताया है, ये काफ़ी दिनों से सब लोगों को पता ही है कि हमारे जो सरकारी आंकड़े हैं वो गलत हैं, और गलत काफ़ी तरीके से हैं। एक तो जो GDP डेटा है, जिसके बारे में IMF ने बोला है, वो तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। हाँ, और दिखा रहे हैं कि जब 5 से 8% हर साल, जो पिछले 10 साल में जो बढ़ावा हो रहा है, वो बाकी सारे इंडिकेटर में नहीं आती है। न वो आती है फ्रेट ट्रैफिक में, न वो आती है GST कलेक्शन में, न वो आती है, जैसे जैसे लोग देखते हैं जिन आंकड़ों को मतलब साथ साथ बढ़ना चाहिए, वो उस तरह बढ़ते नहीं हैं। वो 3-4% मैक्सिमम बढ़ रहे हैं। और रोजगारी जो आपने कहा, हाँ, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं तो कहूँगी कि एम्प्लॉयमेंट संकट में है, समस्या नहीं, संकट है फिलहाल। क्योंकि दिखा रहे हैं कि काफ़ी एम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है हमारे देश में पिछले 10 साल में। अगर आप गौर से देखें उसको, अगर अलग करके देखें कि क्या क्या है उसमें हिस्से, तो जो बढ़ावा हुआ है, इट इज़ एसेंशियली वीमेन इन अनपेड वर्क इन फैमिली एंटरप्राइजेस। सर, जो कैलकुलेट करते हैं 6% कहते हैं ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हम, तो किस आधार पे कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि उनके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो इनका पास डेटा है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। लास्ट हमारा सर्वे हुआ था अनऑर्गेनाइज सेक्टर की 2004 में, जहां पे उन्होंने उस एस्टिमेट को लेके अब कह रहे हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर की डेटा है, उसी हिसाब से अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर भी उतना ही बढ़ रहा है, इक्वल। जो हम सब जानते हैं कि बिल्कुल बकवास है, क्योंकि बीच में हो गया नोटबंदी। कितने प्रतिशत लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं? एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कम 80-85%। तो अगर 80-85 का डेटा ही नहीं है तो फिर आप कैसे कैलकुलेट? एम्प्लॉयमेंट के लोग जितने हैं, हाँ, तो फिर कैसे आप कैलकुलेट करोगे जब मालूम नहीं? तो नहीं, ऐसे ही बोलते हैं कि मान लीजिए कि हमारे जो फॉर्मल सेक्टर का डेटा है,
उसको लेके हम अंदाज करते हैं कि अनऑर्गेनाइज में उतना ही बढ़ रहा ओह, है, I see. इक्वल बढ़ रहा है। अच्छा, वो तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो ही नहीं सकता और हुआ भी नहीं है। हमें मालूम है कि नोटबंदी हुआ, जीएसटी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा, कोविड-19 का भी जबरदस्त असर पड़ा। तो ये सारी चीजों को लेके हमें सबको मालूम है कि इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ही संकट हुआ है पिछले 5-6 साल में विशेषकर। और अगर हम मानते हैं कि ये पहले था रेशियो 60-40, मतलब 60% फॉर्मल 40% इनफॉर्मल आउटपुट के हिसाब से। अच्छा, अब हो सकता है कि वो एकदम कम हो गया है। I see. आपका क्या ख्याल है जैमिनी जी इसके बारे में? मैं बहुत हद तक पूरी तरह से सहमत हूँ हमारे प्रोफेसर से। ये आंकड़े ठीक नहीं लगते हैं, पर कुछ चीज़ें हुई हैं पिछले 10-11 साल इस सरकार के दौरान। जैसे सड़कें बनी हैं, काफ़ी सड़कें बनी हैं, ये तो मानना पड़ेगा। वो बात अलग है कि ये फास्टैग वगैरह में सड़कें बनाने में तो आजकल काफ़ी मैकेनाइजेशन हो गया बिल्कुल, है, बिल्कुल वहाँ ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ता है ना। बिल्कुल ठीक, पर उसके आसपास वो तो गलत बात है कि बहुत दुकानें खुल गई हैं। तो आपका जो असर होना चाहिए था, यानी कि ट्रैफिक को और जल्दी जाना चाहिए था, कुछ हद तक कुछ प्रांतों में वो नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक उदाहरण के हिसाब से कह रहा हूँ सड़कों के बारे में। ये एक ठीक चीज़ है। वो आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात हुई थी। ऐसा नहीं है कि इस सरकार से शुरू हुआ है, उसके बाद यूपीए सरकार ने भी काफ़ी आगे काम बढ़ाया था। आपके ख्याल से 2026 में हमारी आर्थिक स्थिति देखा जाए तो 2025 में क्या थी, और क्या इसमें कोई बढ़ोतरी आएगी, तो इसमें कोई बदलाव आएगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को देखते हुए आपको पता ही है ट्रंप ने क्या टैरिफ लगा रखे हैं। वो अगर उसमें बदलाव होगा तो कुछ फ़ायदा होगा टेक्सटाइल वालों को, क्योंकि आईटी और फार्मास्यूटिकल पे वो 50% का टैरिफ नहीं है अभी तक। अब उल्टा कुछ हो जाए तो कल पता नहीं। ये मैं क्योंकि ट्रेड की बात नहीं हुई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात नहीं हुई, तो इसलिए मैंने जिक्र किया। तो वहाँ पे कुछ अगर तब्दीलियाँ हो जाएँ और ये टैरिफ कम हो जाएँ तो जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो हाथ से काम करते हैं सिलाई का वगैरह, उनको थोड़ा फ़ायदा होगा 26 में। और बाकी मैं क्या कह सकता हूँ, वो जो प्रक्रिया है सरकार की, ये स्कीम वो स्कीम, 25 चीज़ें, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है पता लगाना क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें जैसे आपने बताया अभी पूरी तरह से विश्वास करना मुश्किल है। अब ABC ग्रेड दे दिया IMF ने, पर अगर आप उसको ठीक तरह पढ़ेंगे, C ग्रेड ऐसा नहीं है कि बहुत ही जैसे D ग्रेड स्कूल में फेलिंग ग्रेड होता है तो बहुत सारे देशों को C ग्रेड मिलता है, वो बात नहीं है। पर यह बात ज़रूर है कि हमें थोड़ी सी शक है, क्योंकि आप सिर्फ हमें ही नहीं, किसी भी जाने माने इकोनॉमिस्ट को पूछिए, वो सब लोग थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना असंतुष्ट हैं सरकार के रवैया से, कि पता नहीं चल रहा देश में क्या हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें भी मैं समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि उसमें भी वो भी कम थी, ग्रोथ रेट उसका कम होगा आने वाले वर्षों में, ऐसा लग रहा है मुझे। हो सकता और अगर है। वो कम होगा तो निश्चित रूप से भारत के ऊपर बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वो बड़े बड़े इकोनॉमी हैं, USA और चीन, ये दो बड़े इकोनॉमी है। EU भी एक बड़ा इकोनॉमी है, सारे देश इकट्ठे लेके। EU में उनके प्रॉब्लम, उनकी समस्याएं हैं, लोग वृद्ध होते जा रहे हैं, उतने बच्चे नहीं हो रहे हैं। US का तो कुछ पता ही नहीं, ट्रंप जी आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और करेंगे, परसों कुछ और करेंगे, तो इसलिए उसमें अनसर्टनिटी है। एक चीज़ जो बहुत जिक्र जिसका हुआ है, लोगों ने टेलीविज़न पे, इंटरनेट पे पढ़ा होगा, है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो ये दो शब्द ही अजीब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस तो ठोस होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि ये बहुत क्या कहते हैं, पैसे खींच रहा है, इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है, उस मात्रे में उसका रिटर्न होगा कि नहीं। मैं एक चीज़ ले रहा हूँ जो बहुत सारी देशों में बात जिसकी हो रही है, हमारे देश में भी, तो वहाँ तो अमेरिका और चाइना कहीं कहीं आगे है, हमसे आगे है, पर उसका प्रभाव जैसे आपको पता ही है, कोई भी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे बाकी देश भी उसका फ़ायदा लेते हैं। तो हमारे देश में भी होगा, क्योंकि IT के एरिया में बाकी क्षेत्रों से छोड़कर हम थोड़ा बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उतना पीछे नहीं पड़े हुए जैसे कि गाड़ी बनाने में है। तो सर्विस इंडस्ट्री हुई, हाँ, तो उसमें हमको कुछ कोई हमारे कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं जिससे हम, देखिए हम तो सर्विस करते हैं, जो बाहर के जो लोग हैं उनका प्रॉपर्टी उनकी है और सर्विस हम करते हैं, वो IT सेक्टर है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एम्प्लॉयमेंट में उसका कोई खास फर्क नहीं होता है। पर मैं कहता हूँ अगर उसमें क्रैश हुआ किसी हिसाब से, तो उसका मैं अब क्या बोलूँगा, अंग्रेजी में बोलूँगा, उसके रिवर्बरेटिंग, यानी AI की वजह से क्रैश होगा। नहीं होगा कि नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं वो सारे स्टॉक्स बेच डालता आज और बहुत पैसे बनाता। पर आपको पता है ये बताना मुश्किल है, पर उसका जो असर होगा बाकी क्षेत्रों में भी होगा। सिद्धार्थ जी, आपसे मैं एक बुनियादी बात पूछना चाहता हूँ। हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो लगभग ग्रोथ में उसका जो हिस्सा है वो लगभग 60% है, हाँ, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका हिस्सा कहते थे 25% होना चाहिए प्रतिशत, लेकिन वो नीचे गिर के 12-13% आ गया है, हाँ।
और एग्रीकल्चर भी उतना बड़ा नहीं है। तो अगर इस स्थिति में एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो ही नहीं सकती। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मोदी साहब जब आए 2014 में, तो एक बहुत बड़ा उनका स्लोगन जो लोग अभी भी याद करते हैं, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब ये था कि जिस कमजोरी की ओर आप इशारा कर रहे हो कि भाई मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में उस मात्रा में नहीं हो रहा है, और जब तक चीज़ों का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में उस स्केल पे नहीं होता, तो जाहिर है कि जो रोजगारी का जो सवाल है वो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आंकड़े आप बता चुके हैं कि भाई 10-11 साल का जो रिकॉर्ड है उसमें शायद मैन्युफैक्चरिंग का स्तर गिर चुका है। हाँ, बिल्कुल। और जयती जी और जैमिनी जी ने आंकड़ों के बारे में बात किया। जनरली सरकारी जो दावे हैं ग्रोथ के बारे में, उनका मानना है कि ये ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है कि जो डेटा पॉइंट्स है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम प्राइवेट कंपनीज की ओर देखें ज़रा गौर से, तो एक मार्केट इकोनॉमी में क्या होना चाहिए। मार्केट इकोनॉमी का जो इंजन है, जो मोटर है, जो टिपिकल जो फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है कि भाई जो आपके कंपनीज हैं वो निवेश करते हैं, निवेश के जरिए जो है उत्पादन होता है, बिक्री होती है और उससे उनका मुनाफा बनता है। सही बात। यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक थियरी में निवेश अगर प्राइवेट कंपनी नहीं कर रहा है तो सरकारी ओर से होगा या विदेशी पूंजी जो है आपके यहाँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि एफडीआई, जिसके बारे में इतनी चर्चा पिछले 20-30 साल से हो रही थी कि भाई विदेशी पूंजी हिंदुस्तान को बचाएगा, एफडीआई जो है वो भी ना के बराबर नेगेटिव हो गया। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, एफडीआई नहीं हो रहा है, सरकार भी अपना हाथ खींच रहा है। कुछ एरियाज में जैसे सड़कों में कुछ एरियाज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन उस मात्रा में नहीं कि आप उस गैप को भर पाए। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं ग्रोथ के लिए, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए, वो सरकार पे दबाव डाल रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि 2026 में ये ट्रेंड और साफ नजर आएगा कि रिसोर्स कैप्चर, कि भाई अगर आपको स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग से आप पैसा नहीं बना रहे तो वो कहने के हमको जंगल दो, हमको खदान दो। इसलिए आप देख रहे हैं कि हर सूबे में कोर्ट का भी इसमें हाथ है, रेगुलेशंस को आप कमजोर करें ताकि रिसोर्स कैप्चर और आसानी से हो। फिर रेगुलेटरी कैप्चर, मतलब कि किसी भी मार्केट इकोनॉमी में अलग अलग जो आपके सेक्टर्स है उस पर रेगुलेशन होता है कि भाई प्राइस कितनी होनी चाहिए, मोनोपोली ना हो। उन रेगुलेटरी बॉडीज को कमजोर किया जा रहा है, उस पर जो है वो बड़े सरमादारों का कब्जा हो रहा है। और रेंट सीकिंग, कि भाई आपने जो जिस रिसोर्स पे आप बैठ चुके हो या किस इंडस्ट्री में आप हो, आप देख रहे हो किस तरीके से सरकार के साथ सांठगांठ बना के मैं मैक्सिमम अपना प्रॉफिट कमा पाऊँ। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग एयरपोर्ट में, एयरलाइंस में, पोर्ट्स में ये सारी जो ट्रेंड्स नजर आ रही हैं, और इससे जो है जो फंडामेंटल इम्बैलेंस है इकोनॉमी में, कि भाई जो आई थिंक दे कॉल इट के शेप ग्रोथ, कि भाई ग्रोथ अगर हो भी रहा है, अगर हम मान भी लें कि सरकारी आंकड़े 6% 7% जो शायद उससे भी ज्यादा, लेकिन जो नीचे मतलब जो 80% लोग हैं, आईटी सेक्टर में भी 13-14% ग्रोथ हो रहा है। आईटी सेक्टर पता नहीं अभी भी उतना कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन जो बॉटम 80-85% लोग हैं उनको तो ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है। अभी आपने निवेश की बात की कि भाई प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा? क्योंकि साफ जाहिर है कि डिमांड नहीं है, और अगर डिमांड नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ पैसा नहीं है लोगों के पास। अगर पैसा नहीं है तो नेचुरली जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसकी गति कम हुई है, ये तो साफ जाहिर है। तो इसीलिए तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्ट कर नहीं रहा क्योंकि डिमांड है नहीं। पब्लिक सेक्टर को इन्वेस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि और कोई चारा नहीं है, इसलिए रोड बनती हैं क्योंकि थोड़ी बहुत तो गति होनी चाहिए ना। तो इस स्थिति में जयती जी क्या होने वाला है?